हे गाइस, ज़ेन्यू बागुतो के टावर ऑफ गॉड की इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कून हिडान को, यानी कि कून फैमिली के लीडर को, जिसने भेज दिया है अपने एक बेटे को इनके पास, यानी कि बैम के टीम मेंबर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि वो जल्दी से उस पर्सन को लेकर आए जिसका प्रॉमिस हांसुंग ने किया था कून हिडान से। जब हमने पहली बार देखा कून फैमिली के 3 नए मेंबर्स को, जो कि काफी पावरफुल लग रहे हैं। इसी के साथ रेचल भी बैम की टीम में आ चुकी है झूठ बोल के, जब उसने अपना नाम इकारिस बताया था। वही दूसरे बिग ब्रीडर को भी हमने एक्शन में देखा, जो कितना पावरफुल था, जो समन कर सकता था ऐसे पावरफुल पत्थर को जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। जहाँ पे अंत में बैम उसके टीममेट्स को भागना पड़ा वहां से। और अब स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला सब्सक्राइब बटन दबा दे, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपको साइन नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो में आगे बने रहे। हम देखते हैं बिग ब्रीडर जोक को सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके सामने से इसके दुश्मन गायब हो चुके थे। जहाँ पे सोच रहा था कैसे नेक्स्ट स्टेज पर जाकर उन्हें कैप्चर कर लेना चाहिए, लेकिन ये काफी डिफिकल्ट हुआ क्योंकि वो डिसअपेयर हो गए हिडन स्टेज में। ये सारे थॉट्स के मन में चल रहे थे। हम देखते पीछे से एक पॉकेट बॉल को अपेयर होते हुए, जहाँ से एक आवाज आ रही थी। जहाँ हम देखते इस बंदे का नाम हुआंग था, जो कि कह रहा था कि उसकी तरफ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जिसपे बिग ब्रीडर कहता है बिल्कुल सही, क्योंकि जो डाटा ह्यूमंस अब आए वो काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मैं दोनों डिस्कस करते हैं कैसे हो सकता है कि इनको हिडन फ्लोर का रियल सीक्रेट पता होगा, जहाँ पे इस बात पे बेक भी बिल्कुल एग्री करता है। लेकिन इनका ये भी मानना था कि उससे ज्यादा चीजें अभी भी नहीं जानती जितनी इनको जाननी चाहिए। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ऑब्जर्वर में से आवाज आती है कि कोई किंग्स के कार्टल में एंटर किया है अभी, और इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये बंदा भी कंपेनियन हो सकता है बैम उसके टीममेट का, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बंदा तो बिल्कुल नहीं है। और इसका क्या पर्पज है यहाँ आने का, इसका आइडिया ने अभी तक नहीं लग पाया, और इसीलिए वो इसको एडवाइस देता है, यानी कि ब्रीडर को, कि तुम कुछ भी जल्दबाजी मत करना जब तक कि लॉर्ड साहब कोई ऑर्डर ना दे दें और वो सोन एनिमी असाइन ना कर दे अपने अपोनेंट्स के। जहाँ पे जोक का माना कुछ और था, लेकिन ये बंदा से डांट के कहता है कि हम और भी बड़े खतरे में पड़ जाएंगे अगर हम इन लोगों को कंट्रोल करने में फेल हो गए, और सारा गुस्सा हमारे ऊपर टूटेगा, यानी कि इंसान इन पे काफी गुस्सा होने वाले हैं। और चीजें उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं अगर कून हिडान या फिर जो बैलेंस करने वाला सेल है, यानी कि जो मेंटेन यहाँ पे करके रखता है ऑर्डर को, वो किसी तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपनी स्ट्रेटजी का एक इस तरह से यूज करें कि एक ही बार में सभी को एनालाइज करके रखते हैं, यानी कि खत्म कर दें। यहाँ पे जाने से पहले पर्सन एक और इम्पोर्टेंट चीज कहता है कि तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि हमारी टॉप प्रायोरिटी क्या है, यानी कि उस चीज को प्रोटेक्ट करना और साथ में लॉर्ड साहब के लोकेशन को छुपाए रखना। और अगर ये लोग स्केल को किसी भी तरह से अप्रोच करेंगे तो हम इनसे डायरेक्ट डील कर लेंगे, जिस पे इस बिग ब्रीडर को भी हामी बढ़नी पड़ती है। जब वो कहता है मैं सब कुछ समझ गया, वहीं पे जब सीन शिफ्ट होता है हम देखते हैं कून को और हांसू को बात करते हुए, जहाँ कून का कहना था कि अब क्या करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम अगले स्टेज में जाएंगे तो वहाँ पे भी हमें बिग ब्रीडर मिले। लेकिन हांसू कहता है अगर ऐसा होगा भी, जिसके काफी हाई चांसेस है, हम गिव अप नहीं कर सकते, तो आए दोस्तों को ढूंढे बिना। ये भी हांसू कहता है कि जैसे तुम हिडान से मिल लोगे वैसे रीइंफोर्समेंट यानी कि हेल्प आ जाएगी, हमें ऐसे स्टेज को बीट करते रहना होगा तुम्हारे दोस्तों ढूंढने के लिए। वहीं पे रेचल यानी कि कार वहाँ पे खड़ी थी, तो हिडान का नाम सुन के सोचने पड़ जाती है। वहीं पे कून भी इस चीज से एग्री करता है कि उन्हें अभी अकेले ही करना पड़ेगा। जहाँ पर वो स्टेज 3 में जाते हैं, यानी कि रफ लैंड में। वहीं पे बैम अभी स्क्रोल को ओपन कर रहा था। कून सोच रहा था कितनी अजीब बात है, अरे यहाँ ठंड लग रही थी जैसे कितनी चिली प्लेस हो, लेकिन अब एकदम से ये सब चीजें गायब हो गई। आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहीं पे हमें 2 दिन बाद के इवेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं टीम बोरो को, जो कि किसी हिडन स्टेज पे थे। ये कौन सा स्टेज हमें ये तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता। वहीं हम देखते हैं हॉकनी को भी इनके साथ, जहाँ पे फाइनली कहीं पे आ गए थे, और इनके सामने खड़ा था या ऐसा कहीं इनको लीड कर रहा था मार्को, जो कि कह रहा था कि फाइनली हम वहाँ पहुंच गए जहाँ पे मेरे फादर हैं। और हमें पता लगता है कि जगह कोई और नहीं बल्कि द पैलेस ऑफ स्पेयर है, जो कि एक रेजिडेंस एरिया है कूनिडी, या ऐसा कहीं डाटा कूनिडान के लिए। हम देखते बोरो को, जो कि साची का हाथ पकड़ के काफी ज्यादा एक्साइटेड हुए कह रहा था कि फाइनली हम यहाँ पे आ ही गए साची। ना साची गंदा समूह बनाए कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा, क्योंकि तुमने सिवाय बटन दबाने के और डिवाइस मेजर करने का कुछ भी नहीं किया। जो सुन के बोरो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है इससे, मैंने अपने जानी दुश्मन को हराया है। जिसपे साची कहता है बिल्कुल, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारी वजह से हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया है। तुम्हारा जानी दुश्मन एक मॉन्स्टर था, जो कि तुमने एक मूवी के अंदर देखा था जब तुम एक छोटे बच्चे थे।
जहाँ पे साची कहता है शट अप, तुम सही में कुछ नहीं जानते। वो बहुत ही स्कैरी था। ये सारी बेफालतू डिस्कशन चल रही थी। हम देखते किसी को ही कहते हुए कि तुम लोग यहाँ पे लेट से आए हो, जो देखकर तो दोनों लोग यानी कि बोरो साची सरप्राइज हो गए थे कि वुमेन की वॉइस कहाँ से आई। देखते इस प्रिंसेस को यहाँ पे आते हुए मार्कस को देखते ही अपने घुटनों पे बैठ जाता है, ये कहते हुए मास्टनी। और यहाँ हमें पता लगता है कि ये मेंबर यानी कि लड़की और कोई नहीं बल्कि मास्टनी जहाद है, जो कि अपने भाई को डांट रही थी और कह रही थी तुम्हें इतना टाइम क्यों लग गया, तुम्हारी वजह से हमारे फादर अपने महल से कहीं बाहर चले गए क्योंकि वो वेट करते करते थक चुके थे। वहीं पे पीछे खड़े हुए बोरो और साची इनको भी नोटिस कर लेते हैं। जहाँ बोरो कहता है कि बच्ची मैस्चनी है। उसका टॉट ये था कि तो देखने में काफी छोटी है। जो आवाज मार्को सुन लेता और कहता है कि तुम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, काफी रूड चीज है। वहीं पे मार्को ये भी कहता है तुम्हें काफी सोच समझ के अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए इसके सामने। ये ऐसी इसलिए है क्योंकि जब इसने ट्रेन क्लियर की थी तो काफी ज्यादा छोटी थी, यानी उसकी एज काफी कम थी। और इसका नाम है कून मैस्चनी जहाद। मैस्चनी को अपनी तारीफ पसंद नहीं आती। वो कहती है कि मेरी बाहर वाले वर्जन के बारे में बात मत करो मार्को। हमें इनकी बातों से ही पता लगता है कि कैसे मैस्चनी जहाद वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रिंसेस है पूरे टावर में, जिसके पास एक 13 मंथ सीरीज का वेपन भी है। ये सुन के तो बोरो के पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। वो कहता है कि छोटी सी बच्ची के पास एक 13 मंथ का वेपन है। जब मार्को कहता है बिल्कुल सही, ये एक रिमार्केबल पर्सन है। जहाँ मैस्चनी से डांटते हुए कहती है कि बस बंद करो मेरे बारे में बात करना, मैं ब्लश कर रही हूँ। यहाँ पे मार्को पूछता है लेकिन मैस्चनी तुम्हारा क्या मतलब है कि फादर डिसअपेयर हो गए, जिसे मैस्चनी जहाद कहती है एग्जैक्टली वही जो मैं तुम्हें कहा था। वो वेट करते करते थक चुके थे कल पूरे दिन और इसीलिए वो इम्पेशेंट होके यहाँ से बाहर चले गए बिना कुछ बोले। जब मार्को कहना था कि ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैस्चनी कहती है कि इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है, हमारे फादर की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इसीलिए चाहे कहीं भी चले जाए हम उन्हें काफी इजीली ढूंढ ही सकते हैं। वहीं पे मार्को और बाकी लोग दूर एक जगह पे एक लाइटिंग को विटनेस करते हैं, जहाँ मार्को कहना था कि शायद ये वहीं होगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम फोकस करते इस जगह पे जहाँ पे हम देखते एक बड़े से मॉन्स्टर को और अगले पल जंप करते हुए हम विटनेस करते हैं कून इडान की पावर्स को, जहाँ पे वो कह रहा था कि मेरी बॉडी वापस से नॉर्मल स्टेट में जल्दी नहीं आती अगर एक बार गर्मा जाए, यानी कि अपनी पावर्स का यूज करने लग जाए। जहाँ पे वो दूर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को देख रहा था और कह रहा था कि मैं और वेट नहीं कर सकता तुमसे मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ सीन फोकस करता है टीम रैक पे, या ऐसा कहे टीम बैम पे, जो कि स्टेज 7 पे थे और फाइट कर रहे थे एक दूसरे मॉन्स्टर से, जिस जगह का नाम था द लैब्रिन्थ ऑफ द मिनोटोर। जहाँ अगले पल हमें अनाउंसमेंट दिखाई जाती है कि कैसे लोगों ने चैंपियन विलन को डिफीट कर दिया है और अगले स्टेज पर जा सकते हैं। जहाँ पे जो यहाँ के निवासी थे वो रैक और बाकी लोगों को थैंक्स कर रहे थे क्योंकि उन्होंने चैंपियन विलन को हरा दिया था। पे कून का कहना था कि कितना अजीब है कि हम कुछ छोटे मोटे विलन को बचा रहे हैं एक मिनोटोर को खत्म करके। ये सही में काफी अजीब क्वेस्ट है। जिसे बैम कहता है हाँ, वो एंडोर से ही दूसरे टेस्ट को दे रही थी, जहाँ पे बैम पूछता है कि वहाँ क्या चल रहा है, जिसके जवाब में एंडोर से उन्हें बताती है कि कैसे इन्होंने विलन को हरा दिया है और बस उन्हें अब एग्जिट ढूंढना है। जहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन पता लगती है कि हिडन फ्लोर पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आप एक दूसरे के मेजिंग डिवाइस के अंदर रजिस्टर्ड हो। और ये बात सुन के कून तो काफी राहत की सांस ले रहा था क्योंकि इन्होंने काफी सारे स्टेज क्लियर कर लिए हैं और अभी तक बिग ब्रिटेन के सामने नहीं आया है, लेकिन इनके कोई भी कंपेनियन भी इनको अभी तक नहीं मिले हैं, जो कि एक छोटी चिंता की बात तो है। लेकिन तभी कून के फेस के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं, जहाँ खून पूछता है कि क्या हुआ, और तभी पीछे हम देखते एक ऑब्जर्वर को, जहाँ से एक आवाज आती है कि लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर। और यहाँ पे कून का भाई कह रहा था कि मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि मैं तुम्हें कभी यहाँ पे इस तरीके से देखूंगा। वहीं पे कून भी इस वॉइस को पहचान चुका था। वहीं दूसरी तरफ इसका भाई कहता है कि मैं काफी खुश हूँ कि तुमने मुझे अपना जानी दुश्मन समझा, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ इसलिए जल्दी से आ जाओ, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद तुम्हारे कंपेनियन कैसे गए तुम्हारा दोस्त जल्दी गायब होने वाला है। जहाँ पे अब हमें पता लगता है जिस पर्सन को हमने पहले देखा था यानी कि लास्ट चैप्टर के पैनल में, वो यही बंदा है कून का जानी दुश्मन। जहाँ पर मीसेंग को बेहोश देखते हैं, जहाँ पे ये बंदा कह रहा था कि कैसे काफी क्यूट गर्ल है जिसने रेड कलर के क्लॉथ पहन रखे हैं और किसी स्ट्रेन रीजन की वजह से वो और ज्यादा रुक नहीं सकता, वो किसी को मारना चाहता है। हम इस बंदे का फेस देखते हैं कि स्माइल के साथ एक कह रहा था कून को धमकाते हुए कि अगर वो जल्दी नहीं आया तो शायद जो पहला व्यक्ति मरेगा वो एक क्यूट लिटिल गर्ल होगी। जब मीसेंग इस अपीयरेंस को सुन के समझ जाता है कि पक्का मीसेंग हो सकती है, जहाँ पे कून को तो काफी गुस्सा आ रहा था
और वो कहता है कि हमें जाके उसे बचाना होगा, लेकिन कून यहाँ पे साफ मना कर देता है जब बैम ये बात कहता है, क्योंकि उसका पॉइंट ये था कि उसे वहाँ पे अकेले जाना चाहिए। कून जाते बस ये कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक लाइट हाउस दे रहा हूँ, अगर तुम बाकी लोगों को ढूंढ लो तो तुम मुझे बता देना, जहाँ पे अभी इनका मेन फोकस था एग्जिट को ढूंढना। या कून कहता है ये मेरी जानी दुश्मन है तो मैं उससे खुद ही डील कर लूंगा, और यहाँ पे वो रेफर करता है उसे हार करके, यानी कि अब हमें पता लगता है वो जो पेरेंट्स लड़के आता था ये एक्चुअल में कून की एक सिस्टर है। और कून बाकी लोगों को छोड़ के उस ऑब्जर्वर के साथ अकेले आगे बढ़ जाता है, जहाँ बैम चाह के उसे रोक नहीं पाता और हांसू इसे कहता है कि हमें भी चलना चाहिए एग्जिट ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ कून थोड़ी देर बाद चलने के बाद पहुंच जाता अपनी जाने दुश्मन के सामने, जहाँ कहता है मुझे पता था तुम ही हो किसिया। जहाँ हम देखते काइसिया को ये कहते हुए कि ब्रदर तुम अकेले ही आए हो, और यहाँ पे काइसिया का मानना था कि शायद अपने साथी को लेकर आता ताकि उस पर भारी पड़ सके, लेकिन कून का कहना था कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे काइसिया कहती ऐसा क्यों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी वो गंदी सच्चाई उनको पता नहीं लगने देना चाहते, तुम ये नहीं चाहते क्यों नहीं पता लगे कि तुम कितने घृणित व्यक्ति हो। यह स्पेसिफिकली कहीं कितना गिरा हुआ इंसान है कून, जिस बात को छुपाना चाहता है अपने दोस्तों से। जहाँ पे काइसिया यहाँ तक कहती है क्या तुम अपने दोस्तों को ये नहीं पता लगने देना चाहते कि तुम इस बात को छुपा लोगे कि तुम्हारी बहन तुम्हारे वजह से मरी थी। कहने के साथ ही काइसिया एक वेपन को निकाल लेती है, या ऐसा कहीं एक चाकू को, जहाँ वो कून को सीधे चैलेंज कर दे कहते हुए कि फाइट मी ब्रदर। और इस ड्यूल में रिवॉर्ड ये था कि अगर कून जीतता है तो अपने साथी को यानी मिसेंग की जिंदगी को बचा लेगा और यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर वो हारता है तो यहाँ पे काइसिया उसको मार देगी, यानी कि कून अपनी जान से हाथ गवा बैठेगा। यहाँ पे काइसिया का ये भी कहना था कि टावर में यानी कि वर्चुअल फ्लोर से बाहर वो हमेशा से इसे नफरत करती आई है, लेकिन आज पहली बार ऐसा है जो उसे इतने बैडली मारना चाहती है। जब कून को देखते हैं जो थोड़ा सा सैड तो था, लेकिन कहना था कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम ही मेरी जानी दुश्मन होगी और मेरे पास अब कोई चॉइस भी नहीं है, तो मैं तुमसे फाइट जरूर करूंगा। जहाँ पे कैसे कहती थैंक यू ब्रदर कि तुमने मुझे इतना अच्छा चांस दिया तुम्हें मारने का। जो कहने के साथ ही वो सीधे इस पे अटैक कर देती है, और हम देखते कून रिएक्ट कर पाता है। इससे पहले काइसिया जस्ट उसके पीछे अपेयर हो गई थी, यानी कि कून के एकदम ब्लैक स्पॉट पे। जहाँ पे कून काफी जल्दी एक बैरियर तो बनाता लाइट हाउस करके, लेकिन काइसिया अपने बेबी ग्राउल अटैक का यूज करके उस बैरियर को काफी इजीली तोड़ देती है। जहाँ पे काइसिया कहती है शायद तुम भूल गए मेरे को जो ग्राउलर मिला था मेरी मदर से, वो तुम्हारे लाइट हाउस को कभी भी न्यूट्रलाइज कर सकता है। जहाँ कून को ये बात जब याद आती है वो काफी इरिटेट होता है और कहता है फिर से हम वहीं जाने वाले हैं। जहाँ हम देखते लगातार आइकिया काफी सारे अटैक कर रही थी, जिसको कून काफी मुश्किल से ही डॉज कर पा रहा था। जहाँ कून को पता था कि सारे डैगर अटैक को ब्लॉक करना काफी मुश्किल है, क्योंकि किसी लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह उसकी तरफ आ रहे थे बार बार। जहाँ पे कून ब्लॉक करने में परेशान हो रहा था, हम देखते आइकिया को जो कि सक्सेसफुल हो जाती है स्लैश करने में, यानी कि वो चाकू को सीधे कून की बॉडी में दे देती है। जहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी इतनी वार्म है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई डाटा ह्यूमन ना हो बल्कि एक रियल पर्सन हो। जहाँ हम काइसिया को देखते हैं काफी खतरनाक अटैक करते हुए, ये कहते हुए क्या इससे हमारी मदर को थोड़ा अच्छा लगेगा या फिर ये चीजें कैसी फील होंगी उनको, यू मर्डरर। यानी कि कून को एक खूनी कह के बुला रही थी। जहाँ हम देखते हैं कून को जमीन पे पड़े हुए, जहाँ कून पेन से परेशान था। दूसरी तरफ वहीं काइसिया कह रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ आज, तुम चाहे एक डाटा ह्यूमन ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारने का मौका जो मिल रहा है। अब काइसिया अपने डैगर को देखते हुए कह रही थी कि मुझे ऐसा कुछ करने में इतना लंबे समय क्यों लग गया जो इतना आसान था। जो बाहर मैं हूँ यानी कि आउटसाइड टावर में जो रियल वर्जन है वो अपना कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा क्यों खो जाता है कून को मारने के लिए। लेकिन फिर भी वो काफी खुश थी सिर्फ इसी थॉट से कि उसे एक डाटा ह्यूमन को मारने के बाद भी वही फीलिंग आ रही जैसे किसी रियल पर्सन को मारने के बाद, क्योंकि कून का जो बदला वो लेना चाहती थी वो आज ले पा रही है। जहाँ पे काइसिया कून को कहती है क्या तुम्हारा डाटा भी इस पेन को फील कर पा रहा है या नहीं, क्या तुम उस पेन को दर्द को फील कर पा रहे हो जितना कि हमारी बहन ने किया था। जहाँ कून मन में सोच रहा था कि ऑफ कोर्स मैं गेट ओपन करके आया हूँ और अगर मैं यहाँ मर गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई डाटा ह्यूमन नहीं हूँ और मैं अगर मरा तो रियल में मरने के बाद मेरा कोई कमबैक नहीं होने वाला। वहीं पे काइसिया कून को मारने ही वाली थी। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं एंडोर्सी को, जो कि कह रही थी कि हमें वापस से एक डेड एंड मिला, यानी कि आगे कोई रास्ता नहीं है। जब बैम कहते हैं जहाँ सही में एक लैब्रिन्थ है, यानी कि एक पजल की तरह जगह जहाँ से एग्जिट ढूंढना काफी डिफिकल्ट है। जहाँ एंडोर्सी कम्युनिकेट करके हांसुंग से पूछती है कि तुम्हारी तो चीजें कैसी चल रही हैं। जहाँ देखते इनकी टीम में रैक, इकारेस और हांसुंग थे, जो कह रहे थे कि हम भी एग्जिट नहीं ढूंढ पाए अभी तक। लेकिन रैक के सामने यहाँ पे काफी अजीब सी पेंटिंग थी। यह ऐसा कहीं दीवार पे एक ऐसी ड्राइंग बनी थी जो कि देखने में बिल्कुल रैक जैसा लग रहा था, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही ओवरली
फैशन लुक के साथ। वहीं पे रेचल कहते हैं कि चलो बिग ब्रीडर की पावर को यूज करते हैं, जहाँ वो बताती है एक दूसरे डायरेक्शन में कि एग्जिट इस तरफ से होगा। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन वो बाकी लोग तक भी पहुंचा देता है, यानी कि बैम तक कि कैसे इकारिस ने एग्जिट ढूंढ लिया है, जहाँ वो लोग बॉम्बों का यूज करके वहां पे आने लगे थे। वो एक दूसरी तरफ देखते कून को, जिसके सिस्टर उसे मारने वाले थे, कहते हुए तो ठीक है भाई, बहुत हुआ तुमसे मिले हुए, अब टाइम आ गया तुम्हें खत्म करने का। लेकिन कून काफी मुश्किल से उसे धक्का देके दूर गिरा पाता है, जहाँ पे इसकी सिस्टर उसका मजाक उड़ाते कहती है कि ऐसा पैथेटिक बिहेवियर मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसा शो करोगे। लेकिन तभी यहाँ पे इसका ध्यान जाता है कि जो होस्टेस थी, यानी कि जो बंदी बना रखी थी इसने मीसेंग को, वो गायब हो चुकी है। कून अपने मास्टर प्लान को अब बताता है कि कैसे जब इसका पूरा ध्यान कून के ऊपर था तो उसने अपने लाइट हाउस का यूज करके उसे यहाँ से काफी दूर भेज दिया, यानी मीसेंग को बचा लिया, क्योंकि वैसे वो लाइट हाउस का यूज करके खुद को डिफेंड तो कर नहीं सकता था। और वैसे भी काइसिया का पूरा ध्यान कून के ऊपर था, तो उसने ये चीज नोटिस तक नहीं की। अब काइसिया कैसे कून के ट्रैप में फंस गई, ये बात सुन के तो काफी इरिटेट होती है। लेकिन वो ये भी कहती है कि तुम अपने लाइट हाउस का यूज करके अपने साथी को बचा रहे हो खुद की जगह, ये तुम्हारे सब बिहेवियर तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मेरा टारगेट वो हॉस्टेज नहीं बल्कि तुम थे, और मैं तो बस तुम्हें खत्म करना चाहती हूँ। जिसके साथ ही वो अपनी डैगर को वापस कून के ऊपर करने ही वाली थी। वही अगले मोमेंट हम देखते यहाँ पे लाइट हाउस को इफेक्ट में आते हुए और कून यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है सीधे मीसेंग के पास, जो देखे तो काइसिया काफी सरप्राइज आती है। लेकिन उसे एक चीज पता थी कि लाइट हाउस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा। जहाँ कून की हालत अब अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोचा था कि सॉरी मैं तुमसे झूठ बोला लाइट हाउस को यहाँ से दूर भेजने के बारे में, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि तुम अपने ग्राउंडर को एक्टिवेट ना करो, क्योंकि मुझे मरने से पहले भी कुछ करना है। यहाँ पे काइसिया कहना था कि कितनी अजीब चीजें हो रही हैं आज, मेरा भाई बिल्कुल अपने ऐसा बिहेव नहीं कर रहा, तुम तो ऐसे पर्सन नहीं थे जो किसी डाटा से इतना फुलिशली अटैच हो जाओ। यहाँ पे काइसिया काफी तेज से चिल्लाते हुए कह रही थी, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने देर तक बचे रहोगे, जिस स्टेट में तुम हो अभी तुम पक्का मरने ही वाले हो। वैसे भी जब कून को छुपे हुए देखते हैं, जो कि एक स्माइल के साथ कह रहा था कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक कि मैं ना बन जाऊं कून फैमिली का लीडर, और जब मैं लीडर बन जाऊंगा तो उसके काफी सारी चीजें जो मुझे करनी है। अभी यहाँ पे काइसिया इस बात सुन के आती है और हंसने लग जाते कहते हुए, क्या तुम लीडर बनोगे, क्या बंच ऑफ नॉनसेंस बातें हैं। जहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि कून के पास मैसेज आ गया था कि कैसे उनके साथियों ने एग्जिट ढूंढ लिया है। और काइसिया ये ताना मारी थी कून को कहते हुए, तुम ऐसी बातें ये जानते हो कैसे कह सकती हो कि हमारे फादर किस तरह के पर्सन हैं। लेकिन तभी काइसिया काफी सरप्राइज आती देखते हुए कि कून अपने आप इसके सामने आ जाता है, जहाँ पे कून कह रहा था कि ठीक है अभी के लिए बहुत हुआ, मैंने अपने साथियों के पास एक लाइट हाउस छोड़ दिया था तो मैं अभी यहाँ से चलता हूँ। जहाँ पे कून कहता है कि उन्होंने मुझे कोऑर्डिनेट भेज दिए हैं ताकि मैं टेलीपोर्ट कर सकूँ सीधे उनके पास, और इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा था होस्टेज को बचाने के लिए, ना कि तुम्हें हराने में। जहाँ पे कून उसे बाय करके वहाँ से निकल जाता है मीसेंग को लेकर। जहाँ काइसिया उसे जाते हुए देखकर भी कुछ नहीं कर पाती, सिर्फ इरिटेट होने की। जहाँ पे हम देखते कून को अगले ही पल बैम और बाकी टीम मेंबर्स के सामने, लेकिन वो काफी बुरे हालत में था, जिस चीज को सबसे पहले बैम नोटिस करता है और भागते उसके पास आता है कहते हुए कि तुम्हें क्या हो गया। जहाँ कून कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें से जल्दी निकलना होगा, मेरा सोन एनिमी आता ही होगा। जब बैम इस एडवाइस को मानते हुए सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन उसे पता था कि कून काफी ज्यादा ब्लीड कर रहा है, जन से काफी ज्यादा खून बह रहा है और इस तेजी से उसकी जान को भी खतरा हो सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा। वहीं पे इकारिस पीछे से बोलती है कि मुझे ट्राई करने दो, मैं इसे हील कर सकती हूँ। जब बैम तो ये सुनकर काफी सरप्राइज हो गया था और कह रहा था तुम लोगों को ठीक भी कर सकती हो, जिसपे रीचल कहती है मैं टोटली श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ। जहाँ हम देखते हैं कून को ठीक करते हुए से, लेकिन जब रीचल ऐसा कर रही थी उस टाइम पे हासुम का ध्यान रीचल की एक ब्रेसलेट पे जाता है, जहाँ उस मार्बल को देखिए कहता है कि तो बिग ब्रीडर का है। जहाँ अगले पल हम कून को देखते हैं जो कि एकदम से ठीक हो गया था, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, उसकी ब्लीडिंग भी पूरी तरह से स्टॉप हो गई थी और उसका सारा दर्द जा चुका था। जहाँ कून अब रीचल से कहता है क्या तुमने सही मुझे ठीक किया, जिस पे इकारिस कहती है कि हाँ। जब बैम तो देखिए काफी एक्साइटेड था, कहता कितनी अमेजिंग एबिलिटी है तुम्हारी, थैंक यू। लेकिन यहाँ पे कून भी तारीफ करता है इकारिस की और कहता है तुम सही में इनक्रेडिबल हो। जहाँ रीचल खुशी के मारे इतनी तारीफें सुन के ब्लश कर रही थी, हम देखते हैं हासु को काफी सीरियसली इसे नोट करते हुए कि आखिर इसकी एबिलिटीज कैसे काम की। वहीं भी बाकी लोग खुश थे कि कैसे इनके सब हीलर भी है, यहाँ तक कि रैग भी कहता है तुम काफी यूजफुल टर्टल हो। इस मोमेंट के लिए तो कून भी इस चीज को मान लेता है कि शायद ये सही में बिग ब्रीडर की सॉन एनिमी है और ये कोई भी झूठ नहीं कह रही थी पहले। लेकिन जो सस्पिशियस बिहेवियर था इसका,
उस वो तो अभी भी कून के मन में था इसको लेकर, यानी कि गारेस को लेके। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कून की सोन एनिमी को, यानी कि सिस्टर को, जो कि कह रही थी कि मुझे बिलीव नहीं होता कि वो भाग गया। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आता और कहता है तुम्हें इतना बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे जल्दी दोबारा मिलने वाली हो। और हम देखते हैं यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि बिग ब्रीडर ब्योक था, जो कि कह रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने में। और यहाँ पर वो अकेले नहीं आया था बल्कि वियोल के साथ, यानी कि बैम के सोन एनिमी और एक और बंदे के साथ खड़ा था, यानी कि जो किसी और का सोन एनिमी होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते वापस एक हिडन स्टेज पे, यानी कि पैलेस ऑफ स्पेयर को, कोनिडान के महल को, जहाँ साची, हॉकने और बाकी लोग कोनिडान के सामने थे, जहाँ पे कोनिडान ने खाने के लिए कह रहा था और कह रहा तुम इतने देर से क्या घूरने में लगे हो, मैंने तुम्हें इतना बढ़िया खाना दिया है, इसे खा लो। जब बोरो कहता है कि क्या करना चाहिए हमें, ये अंगूर और ये वाइन का, यहाँ पे तो और कुछ भी है ही नहीं। जब साजी सोचा था क्या ये बंदा सही में डाटा कोनिडान है, जहाँ पे कोनिडान का डाटा ये कह रहा था कि जो यहाँ पे ये अंगूर है एक काफी टेस्टी है, थोड़े कट्टे तो हैं लेकिन थोड़े मीठे भी हैं, और यही वो एकमात्र रीजन है जो मैं यहाँ पे सेटल हो गया। अब हमें थोड़ा सा कोनिडान के बारे में बताया जाता है कि कैसे ये भी एक इरेगुलर था जो कि टावर में एंटर किया था किंग जहाद के साथ, और बाद में आगे चल के बना एक 10 फैमिली का लीडर, जिसके अनगिनत बच्चे हैं, ये ऐसा कई बेटे हैं, और पूरी टावर में ये सबसे ग्रेटेस्ट स्पेयर बियरर है। और अगर मीली कॉम्बैट की बात करें तो उन एबिलिटीज में इसे माना जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 10 लीडर में से, यानी कि एरी और आकलान में से भी ज्यादा पावरफुल। जहाँ पे साची सोच रहा था कि सही में इसे गलत नहीं कहा जाता गॉड ऑफ द स्पेयर के नाम से, जहाँ हॉकने साची से कहता है, जिसपे साची कहता है हाँ बिल्कुल मैंने भी उसे सेंस कर लिया। अभी साची कैसे नोटिस कर रहा था कोनिडान को कि चाहिए डाटा क्यों ना उस टाइम से जब ये बंदा यंग था, लेकिन फिर भी इसके अंदर अभी भी वही परम पूज्य वाली बात है, यानी कि वो होलीनेस जो कि अभी भी थोड़ी थोड़ी इसके अंदर झलकती है। जहाँ कोनिडान वो अपने बेटे यानी कि मार्को से पूछता है कि जिस लड़के का प्रॉमिस इन लोगों ने किया था वो अभी तक यहाँ नहीं आया है, जिस पे मार्को कहता है कि नहीं सर वो अभी भी दूसरे स्टेज पर है। जहाँ साची अब ईडान से कुछ बात पूछना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ईडान उसे बीच में रोक देता है और कहता है कि मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्या कि मैं वाला बिग ब्रीडर से जहाज से फाइट क्यों करूंगा। जहाँ पे ईडान को हम देखते हैं काफी सीरियस होकर अब कहते हुए कि जो भी बाहर हुआ है, यानी कि मैं एक लीडर बना और जहाद एक किंग, वो सब बाहर की बातें हैं, और बाहर कैसे मैं काफी ग्रेट पर्सन हूँ और जहाद एक किंग है, सब एक सेपरेट इशू है पर्टिकुलर इस जगह को लेके। क्योंकि जब बहुत पहले हेल ट्रेन को क्लियर किया था जहाद ने, तो उसे एक रिमार्केबल मिरर मिला था एज अ गिफ्ट, और उसके बाद काफी कुछ ही कंपेनियंस ने जिसको जहाद का ये ऑफर मिला था, उन्होंने अपने डाटा को इस मिरर वर्ल्ड के अंदर सेव किया था, और फिर उनके सभी डाटा ने यहाँ पे रहना चालू किया और बाहर से काफी सारे लोग यहाँ पे आने लगे। लेकिन काफी लंबा टाइम नहीं बीता था जिसके बाद जहाद एक और मिरर लेकर यहाँ पर आया, जिसने एक नया मिरर वर्ल्ड बनाया। उसने मुझे बताया था कि कैसे उसका जो बाहर का वर्जन था वो उसको ही मिरर लेकर आया था उसके सामने, और उसने प्रपोज किया था कि उसका यूज करके एक दूसरा डाटा वर्ल्ड बनाएंगे। और बाकी जितने भी फैमिली लीडर थे वो सभी थक चुके थे बाहर के लोगों को देखते देखते जो यहाँ पर आते थे, और वो लोग इसीलिए वहां से उस नए वर्ल्ड में शिफ्ट कर गए। लेकिन मैं फिर भी यहीं पे रह गया, यहाँ पे वापस रुक गया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि जो जहाज था जो आया वापस तो पहले से काफी डिफरेंट था। तो साची कहता है डिफरेंट वो कैसे, जिस पे ईडान ने एक्सप्लेन करता है कि जो डाटा जहाज था जिसको पहले मिला था वो आउटसाइड जहाज से मिलने के बाद काफी बदल चुका था। मेरा कहने का मतलब है कि वो ऊपर से तो वैसा ही था लेकिन उसके अंदर से कुछ बदल चुका था, जैसे कि कोई एंटायरली न्यू बीइंग ही वापस रिटर्न किया है उस बाहर वाले जहाज से मिलकर। जब हम प्रेजेंट में डाटा जहाज को भी देख पाते हैं उसके रूम में, वहीं पे वो नोटिस कर रहा था बैम को और हान को, इन सभी लोगों को मर्डर कर रहा था, और वो कहता है क्या ये वही लड़का है जिसने की नकल उतारी थी शिनशू ब्लैक होल स्फीयर की। हम देखते हैं पॉकेट बॉल को जो कि रिपोर्ट कर रहा था डाटा जहाज को कि हाँ जैसे कि रिपोर्ट हमें मिली ऑफिस से, यही वो बंदा है जो अपनी स्पेशल पावर को यूज कर रहा है। जहाँ पे डाटा जहाज इस इन्फॉर्मेशन को मिलने के बाद कहता है अगर ऐसा है तब तो मुझे खुद जाके चीजों को देखना होगा। डाटा जहाज की इसी एंट्री के साथ आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, लेकिन आने वाली वीडियोस में आपको काफी बड़ी बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब डाटा जहाज खुद एक्शन में आने वाला है, क्योंकि उसने कह दिया है कि वो बैम की एबिलिटीज को खुद से चेक करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कोनिडान भी अब जल्दी ही मामले में इंटरफेयर करने वाला है, क्योंकि इसके सामने साची, हॉकनी और बाकी लोग तो आ ही चुके हैं। वो जल्दी बैम से मिलेगा और हमें रीजन ही पता लग गया कि कोनिडान क्यों डाटा जहाज से अलग होकर उससे फाइट करने वालों की हेल्प कर रहा है, और कैसे जो डाटा जहाज था वो एक टाइम के बाद बदल गया जब वो आउटसाइड जहाज से मिला और उसे ऐसा गिफ्ट एक दूसरा मिला एक नए वर्ल्ड को बनाने के लिए।
आखिर सबके पीछे क्या सीक्रेट था, लेकिन इस सारी चीजों का खुलासा आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक हमारी दूसरी वीडियोस आएंगी, लेकिन तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके ज्यादा सजेस्ट कर सकते हैं कि और कौन से एनिमेस के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए बाय गाइस।